हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश शर्मा, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से। हमने पिछली क्लास में आप लोगों से सिविल प्रक्रिया संहिता में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको दिए थे। आज हम उन क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, सीपीसी की किस धारा में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी की धारा 9 में किन मामलों का विचारण नहीं हो सकता है। तो इसका जो आंसर बनता है हमारे ऑप्शन है हमारे किसी भी रोके गए मामले का। सेकंड ऑप्शन है इसमें न उल्लिखित मामलों का। तीसरा ऑप्शन है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संज्ञान लेने से वर्जित मामले। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो है अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संज्ञान लेने से वर्जित मामले। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है अधिकारिता से तात्पर्य है। तो मैंने आप लोगों को ज्यूरिडिक्शन क्या है उसके बारे में बताया था। ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या शामिल बताया था। एक मैंने आपको बताया था विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। सेकंड बताया था मैंने को प्लेस संबंधी, स्थान से संबंधित। तीसरा मैंने आपको बताया था पेक्यूनियरी, धन संबंधी। और चौथा मैंने आप लोगों को बताया था आरंभिक एवं प्रारंभिक अधिकारिता। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, उपरोक्त सभी हुआ। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, इसका निर्धारण होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पक्षकारों की हैसियत से। सेकंड हमारा वाद के मूल्य से। थर्ड ऑप्शन है हमारे वाद के न्यायालय से। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वाद की विषय वस्तु से। अभी अभी हमने देखा था कि कोई वाद सिविल प्रकृति का है या नहीं, तो हमारे जो वाद की विषय वस्तु जो होती है उस बात से इसका निर्धारण किया जाता है कि मामला सिविल प्रकृति का है या नहीं। क्योंकि जब मैंने अधिकारिता का आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि विषय वस्तु से तात्पर्य है कि वाद किस प्रकृति का है, अर्थात सिविल प्रकृति का है, आपराधिक प्रकृति का है, रेवेन्यू है, किस तरीके का है, ये मैंने आपको समय बताया था। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है लोक नीति के विरुद्ध वाद किस प्रकृति का है। जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर कोई भी वाद हैं तो वो कौन सी नेचर में आएंगे। तो इसका आपके ऑप्शन बता रखे हैं आपराधिक, सेकंड सिविल, थर्ड है आपराधिक कल्प और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, लोक नीति के विरुद्ध वाद जो होते हैं वो ना आपराधिक होते हैं, ना सिविल होते हैं, ना ही आपराधिक कल्प। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन है अधिकारिता के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री होती है। क्वेश्चन है अधिकारिता के अभाव में सिविल न्यायालय द्वारा पारित होगा ये। तो सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री होती है। ऑप्शन है आपके अकृत एवं शून्य। सेकंड ऑप्शन है आपका शून्य। थर्ड ऑप्शन है आपका अपीलनीय। और फोर्थ ऑप्शन है आपका अनियमित। तो इसका सही आंसर है अकृत एवं शून्य। इसका आंसर क्या होगा, अकृत एवं शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विचाराधीन न्याय का किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो विचाराधीन न्याय ये मैंने आप लोगों को बताया था, जिसे हम कहते हैं रेस सब जुडिस। इसके बारे में हमारा कहाँ प्रावधान किया गया है, धारा 9 में किया गया है या धारा 10 में है। थर्ड ऑप्शन है धारा 11, फोर्थ ऑप्शन है हमारा धारा 12। तो इनके बारे में आपको एक बार वापस से याद दिला देता हूँ। तो सेक्शन 9 जो है ये हमें बताता है कि कोई वाद सिविल प्रकृति का है तो सिविल न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान किया जा सकता है जब तक कि वह अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित ना हो। तो कुल मिला के सेक्शन 9 हमें यह बताता है कि कौन से वाद सिविल प्रकृति के
होंगे। सेक्शन 10 में आपके विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, जिसे हम रेस सब जुडिस कहते हैं, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा पूर्ण न्याय के बारे में या प्राग न्याय के सिद्धांत जो होता है उसे सेक्शन 11 में बताया गया है। सेक्शन 12 में बताया गया है अतिरिक्तवाद का वर्जन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हुआ? सेक्शन 10 ख। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण न्याय निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? तो आपके जो सेक्शन 11 जो है, जो आपके रेस जुडिकेटा के बारे में प्रावधान करता है, प्राग न्याय के बारे में प्रावधान करता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह निम्न में से किस पर लागू नहीं था, कौन सी रिट पर लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर आपके बताने से पहले ऑब्जेक्ट जो बता रहे हैं वो देखते हैं हम। एक तो है आपका परमादेश रिट, सेकंड ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, थर्ड ऑप्शन है आपका अधिकार परीक्षा और फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्प्रेषण। तो इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबेस कॉर्पस के ऊपर यह लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर विलियम डी ग्रे ने पूर्ण न्याय के सिद्धांत पर टिप्पणी किस वाद में की है? तो सर डी विलियम ग्रे ने पूर्ण न्याय के सिद्धांत पर जो टिप्पणी की है उससे संबंधित वाद के जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं। ड्यूचेस बनाम किंगस्टन का, सेकंड ऑप्शन है हमारा आर बनाम फील्ड का, थर्ड ऑप्शन है हमारा दरियाव सिंह बनाम यूपी राज्य, फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ड्यूचेस बनाम किंगस्टन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, पूर्ण न्याय का सिद्धांत लागू होता है। तो पूर्ण न्याय का सिद्धांत किस पर लागू होता है? रेस जुडिकेटा का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ऑप्शन है हमारे केवल वाद पर, सेकंड ऑप्शन है हमारा केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर, थर्ड ऑप्शन है हमारा केवल माध्यस्थम पर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर। तो जैसा कि हमने सेक्शन 11 में आपको पढ़ाया है, मैंने उसमें साफ कह रखा है कि कोई भी न्यायालय किसी भी ऐसे वाद का या विवादक का, तो वाद भी आ गया, विवादक भी आ गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। आगे कह रहा है केवल निष्पादन कार्रवाइयों पर, तो इसके ऊपर आप धारा 11 का स्पष्टीकरण 7 देखेंगे, उसमें कह रहा है डिक्री की निष्पादन जो कार्रवाइयाँ होती है उन पर भी धारा 11 के प्रावधान लागू होते हैं। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा सही है। केवल माध्यस्थम पर, तो प्राग न्याय का या रेस जुडिकेटा का माध्यस्थम से कोई संबंध नहीं माना है। सेक्शन 11 में हमारे वाद क्लियर कह रखा है, वाद हो सकता है, कोई विवादक हो सकता है, और स्पष्टीकरण 7 में कह दिया कि निष्पादन की कार्रवाई हो सकती है। तो इसका आंसर हमारा होगा घ, वाद एवं निष्पादन कार्रवाई दोनों पर। इसके बाद आपके दे रखा है सीपीसी के निम्न में से किस प्रावधान में आणविक पूर्ण न्याय की व्याख्या की गई है? तो आणविक पूर्ण न्याय की व्याख्या जो आपकी की गई है, कौन कौन से ऑप्शन हमारे देखते हैं हम। धारा 11 का स्पष्टीकरण 1 जो हमें ये बताता है पूर्ववर्तीवाद का अर्थ क्या है, ये बताता है। सेकंड ऑप्शन हमारा धारा 11 का स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 2 है वो हमें न्यायालय की सक्षमता, कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है। थर्ड ऑप्शन हमारा बता रहा है धारा 11 स्पष्टीकरण 3, तो इसमें कहता है किसी भी कथन की स्वीकृति या अस्वीकृति को लेकर के इसके बारे में बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा धारा 11 स्पष्टीकरण 4, प्रत्यक्ष या सार्थ विवाद। यही जो आंसर है आपका प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद, जो कि धारा 11 स्पष्टीकरण 4 में बताया गया है। ये कहता है ऐसा कोई विषय जो पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था एवं बनाया जाना चाहिए था, यह समझाया जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्ष एवं सार्थ विवाद रहा है। तो यही आणविक पूर्ण न्याय होता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ? धारा 11 स्पष्टीकरण 4। अब हम आज देखेंगे सीपीसी की धारा 24 और 25। सीपीसी की धारा 24 कहती है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। तो सेक्शन 24 में जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति दी गई है वो किसी भी वाद का
अंतरण कर सकते हैं, कार्रवाइयों का अंतरण कर सकते हैं, प्रत्याहरण कर सकते हैं। तो और सेक्शन 25 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 24 हमारा क्या कहता है, हम देखते हैं। ये हमारा कहता है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पक्षकार के आवेदन पर होगा सारा काम, और पक्षकारों को सूचना देने के बाद होगा। फिर कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है और जिला न्यायालय कर सकता है किसी भी स्टेज पर। एक बार फिर, पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकार को सूचना देने के बाद या सूचना दिए बिना भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय क्या कर सकता है, कोई भी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को, क्या क्या बताया, कोई भी वाद हो सकता है, अपील हो सकता है या कार्रवाई हो सकता है, जो ऐसे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने सामने विचारने या निपटारे के लिए इसके पास लंबित है। तो कहाँ कहाँ भेज सकता है, अपने अधीनस्थ को भेज सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या जो उसका विचारण करने या उसका निपटाने के लिए सक्षम है। तो एक बार फिर बताता हूँ, सेक्शन 24 कहता है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकार को बाकी बचे हुए उनको सूचना देने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वयं प्रेरणा से भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, कोई भी वाद हो, अपील है या कोई कार्रवाई जो उनके समक्ष लंबित है, उसको क्या कर सकते हैं, अपने अधीन सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो ऐसे बात का विचारण करने के लिए सक्षम होता है। आगे हमारे कह रहे हैं, फिर जिस सब ऑर्डिनेट कोर्ट को वाद, अपील या अन्य कार्रवाई क्या है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जिसके पास कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई है, उसका क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। और विड्रॉल करके क्या करेंगे, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय उसका विचारण या निपटारण कर सकेंगे, या तो खुद उसका विचारण या निपटारण करेंगे या अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए आंतरित कर सकेंगे, या फिर अधीनस्थ कोर्ट जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उसका विचारण कर सकता हो, जो उसको निपटाने के लिए सक्षम है। तीसरा कहता है विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया गया था। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ख ऑप्शन कह रहा है आपका, ख पॉइंट, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है, अगर उसके समक्ष कोई मामला जैसे वाद है, अपील, अन्य कार्रवाई है, तो उसे अपने पास मंगा सकता है, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय। फिर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय उस वाद, अपील, अन्य कार्रवाई जिसे उसने अपने पास मंगाई क्या कर सकता है, या तो स्वयं उसका विचारण या निपटारा करेगा, या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को उसका विचारण और निपटारा करने के लिए क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर उस विचारण या निपटारा करने के लिए जिस कोर्ट से उस मामले को मंगाया था, जिसके समक्ष वो लंबित था, उसको वापस से रिटर्न किया जा सकता है, उसको वापस से भेजा जाएगा। आगे कहता है, जहां किसी वाद या कार्रवाई का अंतरण या प्रत्याहरण उपधारा 1 के अधीन किया गया है, वहां वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद या कार्रवाई का बाद में विचारण करना है या उसे निपटाना है। तो ये कह रहा है जब उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कर रहा है या विड्रॉल कर रहा है, ऐसी स्थिति में वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद ट्रांसफ़र किया गया है या जिसको वो वापस से लौटाया गया, वो क्या करेगा, कहाँ से विचारण करेगा। तो ये बता रहा है जब भी ऐसा अंतरण का आदेश, जब भी ऐसा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का, तो उसमें विशेष कोई निर्देश दिए गए तो उनके अधीन रहेंगे और वहाँ पे क्या करेगा, उसका पुनः विचारण कर सकेगा। विशेष निर्देश है तो उसके अनुसार या फिर उसका पुनः विचारण कर सकेगा, या उस प्रक्रम से जिस स्टेज से उस वाद को मंगाया गया था, अपील को मंगाया गया था या अन्य कार्रवाई को न्यायालय ने अपने पास मंगाया था, उसके आगे से जो प्रोसीजर होना चाहिए था वहाँ से उसको वापस से सुनने के लिए और निपटारा करने के लिए न्यायालय कह सकता है। आगे कह रहा है इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 24 है, इसके प्रयोजन के लिए क्या बोल रहा है, अपर और सहायक न्यायाधीशों के न्यायालय जिला न्यायालय के अधीन समझे जाएंगे। कार्यवाही के अंतर्गत क्या आता है, डिक्री आदेश के निष्पादन की कार्रवाई भी आती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे कहता है किसी लघुवाद न्यायालय से, ये कह रहा है कि अगर लघुवाद न्यायालय से कोई इस धारा के अधीन कोई भी अंतरण या प्रत्याहरण हो रहा है किसी वाद का, तो वहाँ पर जिस न्यायालय को ऐसा वाद का
भेजा जा रहा है, जिसको अंतरित किया जा रहा है, वो उस वाद के प्रयोजन के लिए लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। आगे कह रहा है कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सके जिसका उसका विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। ये कह रहा है कि कोई भी वाद या कार्रवाई किसी ऐसे न्यायालय को भी भेजी जा सकती है जो मूल रूप से उसका विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन उसे अगर धारा 24 के अंदर भेजा जा रहा है तो वह न्यायालय उस वाद का विचारण कर सकता है। सेक्शन 25 कहता है वाद आदि के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। ये क्या कह रहा है, इसमें भी जो उच्चतम न्यायालय जो है पक्षकार के आवेदन पर कर सकता है, किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी स्टेज पर कर सकता है, और किसी भी वाद का अंतरण कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय केवल एक आधार पर करता है, और वो आधार है न्याय की प्राप्ति के लिए। न्याय की प्राप्ति के लिए उच्चतम न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो किसी भी वाद का अंतरण कर सकता है न्याय की प्राप्ति के लिए। ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि केवल न्याय की प्राप्ति के लिए उच्चतम न्यायालय किसी मामले का अंतरण करने के लिए कह सकता है। और अंतरण कहाँ से होगा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय को हो सकता है, या किसी अन्य सिविल न्यायालय से, या किसी अन्य राज्य उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को वाद, अपील या कार्रवाई का अंतरित कर सकेगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है धारा 25 में उच्चतम न्यायालय न्याय की प्राप्ति के लिए एक राज्य के उच्च न्यायालय या किसी सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय को कोई भी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतरित कर दी जा सकती है। इस कह रहा है इस धारा के दिन जब भी कोई आवेदन होगा वो समावेदन के द्वारा किया जाता है, और जिसके साथ ये क्या होगा, एफिडेविट भी लगा होगा। फिर कह रहा है वह न्यायालय जिसको ऐसा वाद, अपील या कोई कार्रवाई ट्रांसफ़र की गई है तो वो कहाँ से उसका विचारण करेगा, तो वही बात जो अभी सेक्शन 24 में हमने देखी थी, वह उसका विचारण या तो पुनः स्टार्टिंग से करेगा या उस स्टेज से करेगा जहाँ से उसे वह कार्रवाई ट्रांसफ़र की गई थी। इसके बाद मान लीजिए सेक्शन 25 में जब किसी वाद को अंतरण कराने के लिए आवेदन किया गया है उच्चतम न्यायालय को, और वो आवेदन उच्चतम न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, यह इस आधार पर खारिज हो रहा है कि ऐसा आवेदन कैसा था, तुच्छ या तंग करने वाला रहा है। आवेदन कैसा है, तुच्छ है या तंग करने वाला है, तो वहाँ पे वह आदेश देगा उस व्यक्ति को जिसने उसका आवेदन का विरोध किया उसके लिए कि प्रतिकर दिया जाए। वह व्यक्ति प्रतिकर देगा जिसने आवेदन किया है। किसको प्रतिकर देगा, जिसने उस आवेदन का विरोध किया है, अर्थात दूसरे पक्षकार को प्रतिकर देगा। और प्रतिकर कितनी होगी, 2000 रुपये, 2000 रुपये तक की राशि का संदर्भ करने के लिए आदेश दे सकता है। आगे कहता है इस धारा के अधीन कोई भी वाद, अपील या कार्रवाई को लागू होने वाली जो विधि होती है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया हर राज्य की जो प्रक्रिया से संबंधी जो विधि होती है वो क्या है, अलग अलग हो सकती है। जैसे राजस्थान में जो सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश से संबंधित जो प्रावधान है, ज़रूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में भी वैसे ही चल रहे हो, थोड़ा बहुत उनमें अंतर आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई एक वाद एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वहाँ विधि को लेकर के बात आएगी कि कौन सी विधि लागू की जाए, तो उसके बारे में बता रहा है। तो वहाँ वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसमें वाद, अपील या अन्य कार्रवाई मूलतः संस्थित की गई थी, ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को लागू होगी। तो वो मूल जिस राज्य में के उच्च न्यायालय में या अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद लाया गया था, वहाँ जो विधि लागू हो रही थी वही विधि अंतरण किए गए न्यायालय में लागू होगी। आपको मैंने सेक्शन 24, 25 आपसे बात करी CPC पे, और आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।